ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम एटम और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट एटम। व्हाट इज़ एन एटम? मैटर इज़ एनीथिंग दैट मेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास। पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब है पदार्थ। मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास, कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना भार होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन मेनली थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी पदार्थ हैं वो सब एटम से मिलकर बने हैं। एटम को हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। Atoms are building block of matter, sort of how bricks are the building block of houses। तो आपको यहाँ बताया जाता है जिस तरह से घर को ईंटों से बनाया जाता है उसी तरह से मैटर को एटम से बनाया जाता है। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। एटम्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, जिन पर जीरो चार्ज है या फिर आप कह सकते हैं कोई चार्ज नहीं है, उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड देयर सिंबल इज ई नेगेटिव। Protons are positively charged particle. Their symbol is small p positive. And neutrons have no charge. Their symbol is small n. The mass of electron is 1/2000 times the mass of hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है प्रोटॉन के मास से भी और हाइड्रोजन एटम के मास से भी। तो बात की जाए अगर इलेक्ट्रॉन के मास की, that is 1/2000 times the mass of hydrogen atom. Mass of proton is equal to mass of hydrogen atom is taken as 1 unit. तो जितना हाइड्रोजन एटम का मास है उतना ही एक प्रोटॉन का मास होता है जो कि 1 यूनिट के इक्वल है, और जितना हाइड्रोजन एटम का मास है वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल भी होता है विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जितने भी साइंटिस्ट हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में उनकी बात की जाती है कि किसने क्या एटम का मॉडल प्रिपेयर किया। इन 1900 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पे किसने की? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 1900। In 1886, E. Goldstein discovered new radiations in gas charge. In 1886, E. Goldstein discovered new radiation in gas discharge and called them canal rays. 1886 में E. Goldstein ने न्यू रेडिएशंस की हेल्प से गैस डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से उसने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की, और उन प्रोटॉन्स के जो रेस हैं दे आर कॉल्ड कैनाल रेस। दीज रेस वर पॉजिटिवली चार्ज। दीज लेटर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन इन द एटम। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब किया था ई गोल्डस्टीन ने, तो वहाँ से आपको प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पता लगती है कि वहाँ पे जो रेस प्रोड्यूस हुई थी दे आर कैनाल रेस। दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कैनाल रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, सो आपको आंसर बताना है यहाँ पे ई गोल्डस्टीन। इन 1932 James Chadwick discovered the presence of particle having no charge in atom called neutron। तो आपसे पूछा जाए who discovered neutron, तो आपका आंसर बनता है जेम्स चैडविक इन 1932।
हमारे पास फर्स्ट मॉडल है एटम का, जो कि जे थॉमसन जी ने प्रिपेयर किया था। इसको दो नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाटरमेलन मॉडल, सेकंड इज़ प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज़ सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम किसके जैसा है? क्रिसमस पुडिंग के जैसा। द पुडिंग हैड पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज वर लाइक प्लम्स ऑन द पुडिंग। अब क्रिसमस पे जो केक हम यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वो तो सारा बना है पॉजिटिव। जैसे आपने मीठी ब्रेड आपने देखा होगा, उसमें चेरी डली होती है, तो दैट मीन्स वो चेरी तो किसको शो कर रही है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। और जो उसका पोर्शन है बाकी, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ। या हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि आप यहाँ पे एक बाउल का एग्जांपल ले सकते हो, जिस बाउल में आपने खीर को डाला हुआ है, तो जो बाउल में वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वैसे, बट इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। लाइक इन वाटरमेलन the red edible part is made up of positively charged and seeds embedded in it are made up of negatively charged particle. He proposed that an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. तो फर्स्ट पोस्टुलेट है जे थॉमसन का कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर से बना है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फंसाया जाता है। और एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। एटम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स को इनमें एम्बेड किया जाता है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड पोस्टुलेट था जे थॉमसन का कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है एटम में, उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा। अब मैग्नीट्यूड बोला जाता है यहाँ पे नंबर को, ठीक है। सो दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम में, उतना ही क्या है इसमें? नेगेटिव चार्ज। तो आपसे कोई लिमिटेशन पूछता है अगर जे थॉमसन की, तो आप बात करेंगे ही डज नॉट टेल्स अस अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब इस मॉडल में आपको कहीं पे न्यूक्लियस नहीं दिखाया गया, ये सिर्फ एक स्फेयर बना हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। सो ही डज नॉट टेल्स अस अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम। आगे बात करते हैं जे थॉमसन की। आगे बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्टली यू नो दैट व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। इफ हीलियम एटम कंटेन +2 चार्ज, देन इट इज़ नोन एज अल्फा पार्टिकल। कि जो हीलियम का एटम है, अगर उसके आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, वो बनेगा He2 पॉजिटिव। उसका मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट और उस पर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। तो हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड अलाउड a beam of fast moving alpha particle having positive charge to fall on a thin gold foil। तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाई। तो उसने क्या पाया देखें। फर्स्ट, अब इसकी ना ऑब्जर्वेशंस आपको बताई जा रही हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल में से सीधे पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए, अपने पाथ से डेविएट हो गए। एंड वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। अब रिबाउंड होने का मतलब है कि बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल, आउट ऑफ 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल, ओनली 1 अल्फ़ा पार्टिकल इज़ दैट विच रिबाउंड्स बैक बाय 180 डिग्री एंगल। कि 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल में कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आता है 180 डिग्री के एंगल पे।
तो कंक्लूज़न, इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आपको कंक्लूज़न क्या मिलता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से? सो फर्स्ट इज़, अब आपको पता है बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे पास हो गए थे उसमें से। दैट मीन्स देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम। एटम में बहुत सारी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, तभी बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से सीधे पास हो गए थे। सो फर्स्ट कंक्लूज़न है, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty. Reason, because most of the alpha particle pass straight through the gold foil and the atom had a small nucleus having positive charge. तो देखो, आपको दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो गए। अब अल्फा पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस ऑल्सो कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के कारण है पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम-2 पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल्स पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आसपास आएंगे देन दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो तभी उसमें डिफ्लेक्शन होगा स्मॉल एंगल का। सो आपको क्या दिया है, देखिए, the atom had a small nucleus having positive charge because some alpha particle having positive charge were slightly deflected by a small angle। तो हमें एक कंक्लूज़न मिला कि एटम में जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, बिकॉज काफ़ी अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। उसने कहा कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही स्मॉल है एटम के कंपैरिजन में। अब उसका रीज़न ये था बिकॉज न्यूक्लियस वो पार्ट होता है एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन करता है, और एटम का सारा मास भी किस में कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल दिखने में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है सर्कुलर शेप में, और अगर उसके सेंटर में आपने क्रिकेट की बॉल रखी है वो तो न्यूक्लियस है, और जो क्रिकेट का पूरा ग्राउंड है दैट इज़ एटम। तो इस तरह से, और एटम का सारा मास किस में कंसंट्रेट होगा, न्यूक्लियस में। सो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इन द न्यूक्लियस। क्योंकि आपको पता है 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल में कोई एक ही अल्फ़ा पार्टिकल था जो 180 डिग्री के एंगल पे वापस मुड़ा था। इसका मतलब एटम का सारा मास कहाँ पे है, एटम के सेंटर में, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल तैयार किया उसने यही बात बोली कि एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। एटम एक पॉजिटिव चार्ज का एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में, और एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे कंटेन है, न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम आपको क्या दे रखे है यहाँ पे कि एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। आपको ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो देखिए, अब इतनी अच्छी बातें रदरफोर्ड ने आपको बताई एटम के बारे में, बिकॉज बहुत बड़ी बात है एटम के बारे में इतना जान पाना। तो इस साइंटिस्ट के बारे में एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन आता है वू डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो वो भी किसने किया, रदरफोर्ड ने, बिकॉज इससे पहले जे थॉमसन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की कोई बात की नहीं, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की बात की यहाँ पे। सो आपसे पूछा जाए वू डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, देन आंसर इज रदरफोर्ड। अब है डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो बेटा, डिफेक्ट का मतलब होता है लिमिटेशन। अब इसकी गलती क्या थी वो समझिए। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सीलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। अब रदरफोर्ड से पहले एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने आपको एक बात बोली थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो हमेशा अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक
चार्ज पार्टिकल है, अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टीन्यूसली वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, एंड अ टाइम विल कम व्हेन इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम शुड बी कोलैप्स। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। वो कह रहे हैं एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिलरेशन। एंड ड्यूरिंग एसिलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। और एसिलरेशन के टाइम पर वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम वुड बी अनस्टेबल। वो कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, बट वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल। तो बेटा लिमिटेशन ये हो गई कि हम तो जानते हैं कि एटम स्टेबल है, बट इसने जैसा आपको मॉडल बताया इसके अकॉर्डिंग तो एटम अनस्टेबल बन रहा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो रहा है और एटम अनस्टेबल बन रहा है। बट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एटम क्या होता है? स्टेबल। सो दैट इज़ इट्स लिमिटेशन। बोहर था मतलब सबसे फेमस साइंटिस्ट उस टाइम का जिसने रदरफोर्ड की गलती को ठीक किया। वो कह रहे एन एटम, देखो रदरफोर्ड ने कुछ बोहर ने, नील बोहर था इनका नाम, इन्होंने कुछ बातें तो रदरफोर्ड की एज इट इज़ रखी। वो कह रहे हैं चलो एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज, एन एटम हैज़ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। हम ये मान लेते हैं कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस। तो ये बात भी इन्होंने रदरफोर्ड की ली कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास भी किस में होना चाहिए? न्यूक्लियस में। और सेकंड पॉइंट आपको दिया जाता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो देखिए इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, बट ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करेंगे बट वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिनका डिस्टेंस पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है न्यूक्लियस से। तो इसकी कंडीशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स इतना गैप मेंटेन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का पहले से न्यूक्लियस से कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ ना करे। तो उसने सीधी एक बात बोल दी, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या थे? उनको नाम दिया गया यहाँ पे शेल्स, जिसको हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इनको डिनोट किया जाता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन के शेल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन एल शेल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन एम शेल में, या इलेक्ट्रॉन एन शेल में। इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में कहीं नहीं हो सकता, ना वो के शेल और न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है, ना वो के और एल शेल के बीच में हो सकता है। देखो बेटा डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब वो सिर्फ ऑर्बिट की बाउंड्री पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स को नाम दिया जाता है या तो एनर्जी लेवल, या तो शेल, या इनको बोला जाता है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। एंड वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो इसने आपको ये बात भी बोल दी, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी रेडिएट होनी नहीं चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ वैलेंसीज की, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब देखो मैंने 17 तक अरेंज किए हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन से क्लोरीन तक। याद करने की ट्रिक समझिए मेरे साथ। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर एंड 17th पे है क्लोरीन। अब इसको याद करना है कैसे? देखो 4-4 का पेयर बनाओ, ह ही ली बी, बकनो फनी, नामक अलसी पस्कल। तो मेरे साथ बोलिए, ह ही ली बी, बकनो फनी, नामक अलसी पस्कल। तो आप 17 तक इनके सिंबल इस तरह से याद कर सकते हैं, ह ही ली बी, बकनो
फनी, नामागलसी, पस्कल। तो 17 तक आप इनके सिंबल्स इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ह ही लिबी बकनो फनी, नामागलसी, पस्कल। ह ही लिबी बकनो फनी, नामागलसी, पस्कल। तो इनकी वैलेंसी याद करने की ट्रिक है, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो डिनोट किया जाएगा के शेल में। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 ही एटॉमिक नंबर, और के शेल में फिक्स किए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो के में आपने 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, एल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, और एम में भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने। तो आपको देखो यही तक करना है 17 तक। तो जैसे क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्टली जाएंगे के में। अब आपको दिख रहा है के शेल पूरी भर गई, 2 से ज़्यादा उसमें नहीं आते, तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल में। अब एल में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तो 2 और 8 होते हैं 10, बाकी बचे क्लोरीन के 7, तो उन 7 को प्लेस किया जाएगा एम शेल में। अब लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है देन वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगर लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा आपको दिखते हैं तो वैलेंसी निकलेगी 8 माइनस करके। जैसे आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं 12, यहाँ पे के में जाएंगे 2, एल में 8 और एम में 2। लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, क्योंकि मैग्नीशियम में एम शेल सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, सो इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन है 2। अब आपको पता है ये 2 4 से कम होता है, तो वैलेंसी भी इसकी आएगी 2। बट अगर आप क्लोरीन पे आते हैं तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखते हैं 7, अब ये 8 से ज़्यादा है, तो 8 माइनस 7 करके वैलेंसी आएगी आपकी 1। एक्सेप्शन है यहाँ पे फॉस्फोरस में, एक्सेप्शन में मतलब इसमें ना 2 वैलेंसीज आती हैं, 3 भी इसकी वैलेंसी हो सकती है, 5 भी। आगे है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। अब देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो मैंने मॉडल जो इसका एटम का मॉडल तैयार किया, हाइड्रोजन के सेंटर में रखा न्यूक्लियस को, और इसकी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है। सो यहाँ पे एटम के मॉडल बने हुए हैं। इस तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे के शेल में। अब देखो सेकंड नंबर पे हीलियम है सबसे राइट में, तो इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ है के शेल, और के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम, लेफ्ट में देखिए नीचे। लिथियम में आपको पता है 3 एटॉमिक नंबर, सो इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के शेल में और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एल शेल में। वो हमने फिल कर दिया। न्यूक्लियस, उसके ऊपर के शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप सभी के एटम के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वैलेंसी क्या है अभी आपको मैंने बता ही दिया था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एटम एलिमेंट में कितने बॉन्ड्स बना सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एटम में जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ द एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। अब ये बात ध्यान रखिए बेटा, के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम, एल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम, और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम। तो जहाँ आपको दिखे कि उनकी शेल लास्ट में फिल है तो उनकी वैलेंसी 0। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसकी के शेल पूरी फिल है, उसकी वैलेंसी 0। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 10 का मतलब उसकी के शेल भी पूरी फिल है 2, एल भी पूरी फिल है 8, तो उसकी वैलेंसी भी 0। और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 8, सो उसकी वैलेंसी भी 0। कि जहाँ पे शेल्स आपको दिखे कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं वहाँ वैलेंसी आ जाती है 0। जैसे हम बात करें इनर्ट गैसेस की, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी 0। इफ़ एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड इट इज़ नॉट स्टेबल। अगर एटम की आउटरमोस्ट शेल पूरी तरह से फिल नहीं है तो हम उसको स्टेबल नहीं कहते। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए या वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है, नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है।
सो देखिए एग्जाम्पल नीचे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड दीज ऑल आर, हाइड्रोजन तो चलो एक्सेप्शन है केस, अभी तक डिसाइड नहीं है इसमें कि इसको मेटल के साथ रखा जाए या फिर हैलोजेंस के साथ रखा जाए, इसे आप सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। लिथियम और सोडियम, दिस बोथ आर मेटल, सो लिथियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो देखिए बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी आप कहेंगे 1, बिकॉज लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी आएगी 1, और वो खुद को स्टेबल करने के लिए हीलियम बनने की कोशिश करेगा और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो के में 2, एल में 8 और एम में 1, दैट मीन्स वो सोडियम के पास नोबल गैस कौन सी है, नियोन, वो 11 से 10 बनने की कोशिश करेगा, सो सोडियम वहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो सोडियम की वैलेंसी भी 1। अब मैग्नीशियम की बात करें, इसका 12 एटॉमिक नंबर है, के में 2, एल में 8 और एम में 2, तो 12 के पास भी कौन सी नोबल गैस है, 10 वाली, तो मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके नियोन बनने की कोशिश करेगा, बिकॉज स्टेबल होती हैं नोबल गैसेस, तो मेटल अपने आप को स्टेबल बनाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। इसी तरह के और एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही उस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 3, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 3। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, कि किसी भी एटम में जितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है वही मास नंबर, या आप बोल सकते हो मास नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन की बात की जाए, इसका मास नंबर है 12, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। एल्युमिनियम का मास नंबर है 27, तो इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, और बाकी बचे न्यूट्रॉन्स है इसमें 14। सल्फर का मास नंबर है 32, बेटा इसमें 16 ही प्रोटॉन्स है और 16 ही न्यूट्रॉन्स है। तो हमने सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, नीचे लिखा जाता है लेफ्ट में एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है लेफ्ट में मास नंबर। इस तरह से हम एटम को डिनोट करते हैं। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी भी सेम एलिमेंट के दो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, दे आर कोल्ड आइसोटोप। अब ये किसी सेम एलिमेंट में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन ही है बट इसके आइसोटोप के नेम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। दीज ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना बेटा, आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट के होंगे, याद रखना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो बेटा अगर ये सेम एलिमेंट के हैं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का 1 1 1, बट इनका मास नंबर डिफरेंट है 1 2 3। प्रोटियम का 1 मास और ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रीटियम का 3। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक है C12 और एक है C14। बेटा आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रखना है और मास नंबर डिफरेंट रखना है। तो कार्बन कार्बन है, इसके 2 आइसोटोप, एक का मास नंबर 12, एक का मास नंबर 14। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप है, एक Cl35 और Cl37, एक का मास नंबर 35, एक का मास नंबर 37 है, दोनों क्लोरीन के, दैट मीन्स सेम एलिमेंट के ही होते हैं आइसोटोप। और लास्ट टॉपिक आज का आइसोबार्स। आइसोटोप को अपोजिट कर दो, वो होगा आपका आइसोबार्स। आइसोटोप्स में आपने पढ़ा था दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स में आप पढ़ते हो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स का मास नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। तो आइसोबार्स के पेयर में आप 2 अलग अलग एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की बात की जा रही है और आर्गन की। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18।
हो गया दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग, बट दोनों का मास होता है सेम 40-40। तो जिनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दे आर आइसोबार्स। एक और एग्जांपल है आयरन एंड निकल। आयरन का भी मास नंबर है 58, निकल का भी मास नंबर है 58, बट आयरन एटॉमिक नंबर 26 एंड निकल एटॉमिक नंबर 27। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उनके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर। आपने बताना है वीडियो को देखने के बाद, who discovered protons, who discovered electrons, who discovered neutrons, who discovered nucleus, what are canal rays, और आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार, और रदरफोर्ड की लिमिटेशंस भी आप बता सकते हैं। तो देखता हूँ कौन मेरी वीडियो को ध्यान से देखता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।